हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था लिविंग क्या होता है और लिविंग के कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। हमने लिविंग को पढ़ लिया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक ट्रिक से याद किए थे बच्चों। कौन सी ट्रिक्स थी? GRAMC बच्चों, ग्राम्स। हमारा जो ग्राम्स था उसमें लास्ट में C आ रहा। चलिए बच्चों, G हमने देखा था ग्रोथ, R देखा था बच्चों हमने रिप्रोडक्शन, A देखा था बच्चों एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, M देखा था मेटाबॉलिज्म और C देखा था हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों फिर हमने उसमें देखा कौन से कैरेक्टर जो हैं वो डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं और कौन से कैरेक्टर डिफाइनिंग नहीं हैं। तो हमने बच्चों इसमें देखे थे ये लास्ट 3 कैरेक्टर डिफाइनिंग थे। डिफाइनिंग कैरेक्टर बच्चों वो कैरेक्टर होते हैं जो अकेले लिविंग में प्रेजेंट होते, किसी नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होते। चलिए बच्चों, तो अगर हम इस ट्रिक से देखें तो दो जो कैरेक्टर हैं शुरू के, दैट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है बच्चों, अगर हमने देखा था वहां पे जो ग्रोथ होती है वो नॉन लिविंग में भी होती है। चलिए बच्चों, यहां पे हम बात करते हैं एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये बच्चों किसमें प्रेजेंट होते हैं? अकेले लिविंग में प्रेजेंट होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट समझेंगे जो हमने ये लिविंग पढ़े, ये हमारे अर्थ पे कितने तरह के लिविंग प्रेजेंट है, ठीक है, और कितने लिविंग प्रेजेंट है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। कितने तरह के लिविंग प्रेजेंट है और कितने लिविंग प्रेजेंट है। आप देखते हो अपने आसपास, देखो तुम जंगल में चले जाओ, तुम्हें प्लांट्स मिल रहे हैं, प्लांट्स भी लिविंग है। तुम्हें बच्चों एनिमल मिल रहे हैं, एनिमल भी लिविंग है। तुम खुद मिल रहे हो, तुम तो इंसानों से मिल रहे हो, सभी लिविंग है। ठीक है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे, अगर तुम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले जाओ कुछ बैक्टीरिया मिलेंगे, प्रोटोजोन्स मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, फंगस मिल जाती है आपको देखने को। ये सभी जो लिविंग है, कितने टाइप की फंगस है, कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, ये सभी की स्टडी करनी है हमने बच्चों। किसकी स्टडी करनी है? सभी जो लिविंग प्रेजेंट है उसकी स्टडी अब हम देखेंगे बच्चों। तो ये जो स्टडी है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा बच्चों? बायोडाइवर्सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी। बच्चों जैसे नाम से क्लियर है, बायो का मतलब बच्चों क्या है? लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या? फॉर्म। कितनी लिविंग फॉर्म प्रेजेंट है अर्थ पे, तो उसी को हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? इट डील विद, ये किससे डील कर रही है? अभी बताया कितने नंबर प्रेजेंट है लिविंग के और कितने टाइप के लिविंग है हमारे अर्थ पे। चलिए बच्चों, इट डील्स विद नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों अगर आप यहां से नाम से देखो तो नाम से ही हम यहां पे लिख लेते हैं। बायो का मतलब बच्चों क्या है? लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब बच्चों क्या है? फॉर्म। तो कितने तरह की फॉर्म यहां पे प्रेजेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है बच्चों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पे टिल नाउ अब तक जितनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं वो कितनी स्पीसीज है बच्चों? टिल नाउ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। बच्चों ध्यान रखना, मिलियन भी आता है ऑप्शन में, इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी का जो डाटा बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, तो अब हम देखें हमारे जो अर्थ पे है अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनके बारे हमें पता है। बच्चों इससे ज्यादा स्पीसीज भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम पूरी डिस्कवर तो नहीं कर पाए होंगे। समुद्र के नीचे चले जाओ आप, वहां पे काफी सारी स्पीसीज ऐसी होंगी जो अभी तक डिस्कवर नहीं है, और कुछ स्पीसीज ऐसी है बच्चों जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर्स की अगर हम बात करते हैं, 64 मिलियन ईयर अगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो वो कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है इनमें से, और कुछ नवी भी आएंगी, तो नवी डिस्कवर होगी। तो ये डाटा बच्चों बढ़ता और कम होता रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ेगा ही, अभी आने वाले टाइम में डिस्कवरी होंगी। चलिए बच्चों, अगर हम देखें बच्चों इसमें
तो इतनी स्पीसीज है, और इसमें से कुछ एनिमल की और कुछ प्लांट्स के। मेन हम बात करेंगे कुछ एनिमल की और कुछ प्लांट्स की। चलिए बच्चों, अगर हम देखें इसमें, तो जो एनिमल की अगर मैं बात करता हूं, एनिमल स्पीसीज, बच्चों एनिमल की स्पीसीज कुछ ज्यादा डिस्कवर हुई है। कितनी हुई है बच्चों? 1.25 मिलियन। अगर बच्चों बात करते हैं हम प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बच्चों कितनी स्पीसीज डिस्कवर हुई है? कितनी डिस्कवर हुई है बच्चों प्लांट की स्पीसीज? 0.55 मिलियन। बच्चों याद रखना, मिलियन है, क्वेश्चन में बिलियन आ जाता है, तो तुम्हें ध्यान से मार्क करना। प्लांट्स स्पीसीज, ये बच्चों वो स्पीसीज है जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिनके बारे हमें पता है। अब हम बात करें बच्चों एनिमल में भी, हम एनिमल कितने टाइप के हैं, है ना, आपने पढ़ा होगा या हम आगे पढ़ेंगे पूरे, हम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सभी हम चीजें पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में भी सबसे ज्यादा कौन होंगे बच्चों? इंसेक्ट होंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा। जो क्लास इंसेक्टा है फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा। अब आप चले जाओ अपने आसपास देखो तो तुम्हें कीड़े ज्यादा दिखते हैं। इंसेक्ट का मतलब कीड़े ही होता है बच्चों, तो कीड़े हमें ज्यादा दिखते हैं। हेक्सापोडा भी बोलते हैं, 6 अपेंडेजेस होते हैं इनके, इसलिए बोलते हैं हेक्सापोडा। तो क्लास इंसेक्टा बच्चों कौन से होंगे सबसे ज्यादा? मोस्ट डाइवर्स। अगर हम यहां पे लिखे एनिमल में भी मोस्ट डाइवर्स कौन होंगे बच्चों? 70% होते हैं, अप्रोक्स 70% ऑफ एनिमल आर इंसेक्ट्स। बच्चों जो इंसेक्ट है ये क्लास है, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर आते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे एनिमल डाइवर्सिटी, उसमें हम सब चीजें पढ़ेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, वो अलग अलग हम पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अभी हमें क्या याद रखना कि एनिमल में सबसे मोस्ट डाइवर्स कौन है बच्चों? इंसेक्ट्स हैं, ज्यादातर इंसेक्ट दिखते हैं, इनको हेक्सापोडा भी बोलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स आप आगे पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे आगे प्लांट्स, प्लांट डाइवर्सिटी या प्लांट की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कौन से बच्चों? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। चलिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में मोस्ट डाइवर्स कौन से होंगे बच्चों? एंजियोस्पर्म होंगे, मोस्ट डाइवर्स एंजियोस्पर्म। बच्चों एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स सबसे ज्यादा डाइवर्स मिलेंगे हमें यहाँ पे, किसमें बच्चों? प्लांट्स में। चलिए बच्चों, यहाँ पे ये क्लियर है, आप इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों अगर हम यहाँ बात करें, इतने सारे एनिमल या इतने सारे प्लांट्स या इतनी सारी स्पीसीज हमें डिस्कवर हो चुकी है, क्या अकेले को पढ़ना आसान है? आप सोच करके देखिए, क्या अकेली स्पीसीज को पढ़ना आसान है? नहीं बच्चों, आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अकेली स्पीसीज को पढ़ना। तो उसके लिए बच्चों हमने क्या किया, इनको अरेंज करा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, एग्जांपल ले लेते हैं, आप लाइब्रेरी में आप जा रहे हो, आपको कोई बुक बोली गई है कि बायोलॉजी की एलिमेंट्री या बायोलॉजी की एनसीईआरटी उठा करके लेके आओ, आपको नहीं पता बायोलॉजी की एनसीईआरटी कैसी होती है, ठीक है, तो आप लाइब्रेरी में जाओगे, मान लो उस लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स हैं, क्या आप हर बुक को पढ़ोगे, हर बुक को उठा करके देखोगे कि ये को एनसीईआरटी की है या नहीं है, एनसीईआरटी की है या नहीं है? ऐसा नहीं होगा बच्चों। अगर आप पूरी बुक्स को देखोगे, सुबह से शाम हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी बुक। तो वो कितना डिफिकल्ट है एक एक चीज को पढ़ना बच्चों। अगर आप देखो लाइब्रेरी में क्या होती है बच्चों, क्लासिफिकेशन हुई पड़ी है। क्लासिफिकेशन मतलब उनको अरेंज करा गया है, किसी ऑर्डर में अरेंज करा गया। अब ऑर्डर में अरेंज करा गया, आप लाइब्रेरियन के पास गए, उनको बोला आपने कि मुझे बायोलॉजी की बुक चाहिए, तो वो बोलेंगे उन 2000 बुक्स में से या 1000 बुक्स में से वो बायोलॉजी का कॉलम है, उस बायोलॉजी के कॉलम में एनसीईआरटी की बुक होगी। आप चले गए बायोलॉजी के कॉलम में, आपने देखा कि यहाँ पे एनसीईआरटी की भी काफी, मतलब बायोलॉजी की भी काफी बुक है। फिर वहां पे अल्फाबेटिकली अरेंज था, ए से कोई और बुक है, बी से कोई और बुक है, सी से कोई और बुक है। तो आपको पता है कि एन से एनसीईआरटी आएगी, तो आप एन वाले कॉलम में गए, आपने देखा एनसीईआरटी ये रही, उठाया आपने और चल दिए। बच्चों कितना टाइम लगा? जस्ट 5 मिनट। कितना आसान हो गया अगर हम इन चीजों को अरेंज कर दें।
अगर हम इनको भी, एनिमल्स को भी अरेंज कर दे तो इनको स्टडी करना बच्चों बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हम नेक्स्ट यही पढ़ेंगे बच्चों, उनकी स्टडी करेंगे, उनको अरेंजमेंट करेंगे, अरेंज करेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे बच्चों, हम सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या फर्क है, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है बच्चों। ये इंटर रिलेटेड होती हैं पर इनमें भी कुछ फर्क होता है, वो भी हम क्लियर करेंगे आज। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमैटिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कौन सा है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम जो डाइवर्सिटी है किसकी बच्चों, ऑर्गेनिज्म की, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, सिंपल सी चीज है। अगर मैं सिस्टमैटिक्स की बात करूं तो ये क्या है बच्चों, स्टडी ऑफ, इट इज द, सिस्टमैटिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। चलिए बच्चों इसको समझते हैं सिस्टमैटिक्स को क्या है। अभी बच्चों हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको डाइवर्सिटी बोला जाता है। ये आपका 12th क्लास में आप अच्छे से डाइवर्सिटी पढ़ोगे। तो अभी हम फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, सिस्टमैटिक्स। चलिए बच्चों, तो सिस्टमैटिक्स से पहले हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, डाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म आ रहे थे सभी तरह के, तो उनकी स्टडी करनी है हमें, उन सभी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, अब कंप्लीट स्टडी के साथ साथ हम क्या करेंगे बच्चों, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे। स्टडी करेंगे किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसके साथ क्या देखेंगे हम, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का एग्जांपल मतलब क्या है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां से आया। अगर हम बात करते हैं बर्ड्स और मैमल्स की, अगर हम बात करते हैं मैमल्स मतलब ह्यूमन, आगे मतलब ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं। मैमल मतलब बच्चों मेमोरी ग्लैंड, जिसके मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगर हम बर्ड्स और मैमल की बात करें तो बर्ड्स और मैमल आपस में क्या रिलेशन है, तो हम आपस में बच्चों सिबलिंग है। सिबलिंग कैसे हुए, हम एक ही जो हमारा एंसेस्टर है वो सिंगल एंसेस्टर है। कैसे बच्चों, रेप्टाइल्स हमारे एंसेस्टर है। ठीक है बच्चों, हम रेप्टाइल से बर्ड्स निकले और रेप्टाइल से ही मैमल्स निकले, तो आप एक ही जगह से निकले तो आपस में बच्चों क्या हुए, वो सिबलिंग हुए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स से ही एक बच्चा निकला, पेरेंट्स से ही दूसरा बच्चा निकला, तो आपस में क्या हुए, वो सिबलिंग्स हुए। तो उनका रिलेशन देखना कि कौन कहां से आया है, उनका रिलेशन देखना कौन कहां से आया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी की, ऑर्गेनिजम्स की, साथ में बच्चों हम क्या देखेंगे, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये बच्चों लाइन इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम देखते हैं साथ साथ में। चलिए बच्चों, अभी सिस्टमैटिक्स कुछ वर्ड्स के साथ इंटर रिलेट करता है, सिनोनिम्स की तरह यूज किया जाता है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं हम लिख लेते हैं पहले, फिर हम उसको समझेंगे। चलिए बच्चों, यहां पे हम लिखते हैं सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। is interrelated, interchangeable या synonyms लिखो बच्चों, are used as synonyms but they have different meaning। चलिए बच्चों हम इसको समझते हैं। तो बच्चों क्या होता है, सिस्टमैटिक, टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन को एक ही तरह के यूज कर लिया जाता है। कहीं पे बहुत क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स,
ठीक है, टैक्सोनॉमी भी उसे ही बोल दिया जाता है और क्लासिफिकेशन भी उसे ही बोल दिया जाता है। पर अगर हम डीप में स्टडी करें तो हम ये देखते हैं जो सिस्टमैटिक, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी है, ये तीनों वर्ड बच्चों अलग अलग हैं, इन तीनों के मतलब अलग अलग हैं बच्चों। चलिए हम इसको समझेंगे। अभी हमने बच्चों ये समझा कि जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें ये ब्रॉड टर्म है। सिस्टमैटिक्स क्या है बच्चों, एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो रही है। कोई भी स्टडी हो रही है, किसी भी टाइप की स्टडी हो रही है, उसको हम सिस्टमैटिक्स बोलेंगे। सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है, सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स। तो क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स की एक ब्रांच है। उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में ऑर्डर करते हैं। किसको ऑर्डरिंग करते हैं, अरेंज करते हैं, बेसिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं किसको, ऑर्गेनिज्म को। तो क्लासिफिकेशन को हम लिखते हैं बच्चों यहां पे, क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमैटिक्स आपको पता लग चुका है कि सिस्टमैटिक्स क्या है, हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं। अब क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन बेसिकली बच्चों क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ, अगर हम लिविंग की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म। बच्चों वहां पे जो हम बात करें, लाइब्रेरी की हमने एग्जांपल ली थी, वहां पर भी बुक्स क्या थी, क्लासिफाइड थी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्लासिफाई थी। तो यहां पे हम लिविंग की बात करें तो यहां पे हम ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन बच्चों क्या है, ऑर्डरिंग या अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी चीज है। ये जो बच्चों क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन बच्चों क्या है, सब टॉपिक है। किसका सब टॉपिक है, सिस्टमैटिक्स। ये भी हम लाइन लिख लेते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन इट इज सब टॉपिक ऑफ सिस्टमैटिक्स। चलिए बच्चों इतना समझ में आता है कि सर सिस्टमैटिक्स ब्रॉड टर्म है जिसमें हम हर चीज को स्टडी करेंगे, उसकी एक टाइप है या उसकी एक सब टॉपिक है क्या, क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, सिंपल। चलिए बच्चों अब बात आती है बच्चों टैक्सोनॉमी क्या है। सर फिर टैक्सोनॉमी हमें बताओ, टैक्सोनॉमी क्या है। तो टैक्सोनॉमी बच्चों ये है, ये जो क्लासिफाई कर रहे हैं उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस क्या है या उसके प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे या किस तरीके से आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। चलिए बच्चों लास्ट वर्ड भी हम लिख लेते हैं, टैक्सोनॉमी क्या होता है। बच्चों आप सिस्टमैटिक्स उतारो, मैं इसको मिटा करके टैक्सोनॉमी हम लिख लेते हैं यहां पे। चलिए बच्चों तो बच्चों टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस या प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बच्चों सिंपल सी चीज है, जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं मतलब अरेंज कर रहे हैं, वो कैसे अरेंज कर रहे हैं, प्रोसेस क्या है उसका, और बच्चों उसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो उसको स्टडी करना वो टैक्सोनॉमी है। क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट करना। सिस्टमैटिक्स क्या है, ये सभी चीजें सिस्टमैटिक्स में आएंगी। सिस्टमैटिक्स क्या है बच्चों, उसकी स्टडी करना, स्टडी क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, और स्टडी में आप बात करो तो स्टडी में क्या होगा बच्चों, किसी भी अगर हम इकोलॉजिकल बात करें, इकोलॉजिकल स्टडी भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म की, वो सभी चीजें ठीक है वो मिला करके सिस्टमैटिक्स होंगी, और बाकी क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी आपको क्लियर होता है। चलिए बच्चों आई होप आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसको मिटा रहा हूं मैं, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स बच्चों क्या है, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा बच्चों इसकी एक ब्रांच है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बच्चों क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिंपल है बच्चों। अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की, उसके प्रोसेस को पढ़ना टैक्सोनॉमी है, सिंपल बच्चों। स्टडी ऑफ
प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई हम क्लासिफाई कर रहे हैं, पर हमें यह पता तो होना चाहिए भी कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है, क्या उसका प्रिंसिपल है, तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोल देते हैं। आई होप ये एक आपको 3 लाइनों में क्लियर हो गई होंगी तीनों डेफिनेशन। चलिए बच्चों, अब हम समझते हैं ये जो टर्म टैक्सोनॉमी था ये किसने दिया था। टर्म टैक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए बच्चों लिखवा रहे हैं। ये टर्म जो टैक्सोनॉमी है यहां पे लिखेंगे हम, टर्म टैक्सोनॉमी इज गिवन बाय APD कैंडोले। अगर कंप्लीट याद रहता तो ज्यादा सही है, अगर कैंडोले भी याद रहता तो चल जाएगा। तो ये टर्म किसने दिया था बच्चों, APD कैंडोले ने। चलिए बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे, जिसने डिटेल स्टडी करी है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें हमें टैक्सोनॉमी में दी है, ठीक है बच्चों, उनकी बात करते हैं। तो वो कौन थे बच्चों, कार्लस लीनियस। कौन थे बच्चों, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने और भी चीजें करी हैं, वो हम देखेंगे यहां पे। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बच्चों क्या होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन होंगे बच्चों, कार्लस लीनियस, कैरलस लीनियस। चलिए बच्चों, अगर मैं बात करूं ये जो कैरलस लीनियस थे, इन्होंने क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था। जो बच्चों कार्लस लीनियस थे, इन्होंने 2 बुक पब्लिश करी थी बच्चों, एक प्लांट्स और एक एनिमल की। चलो पहले एनिमल की बात कर लेते हैं। ऑन एनिमल, या इन्होंने डिस्क्राइब करा था, डिस्क्राइब एनिमल। बच्चों कितने एनिमल डिस्क्राइब करे थे, इतनी एनिमल स्पीसीज इन्होंने डिस्क्राइब करी थी इस बुक में अपनी। बच्चों कौन, इसको याद रखने का तरीका बच्चों क्या है, 2 3 4 और लास्ट में आप लगा सकते हो 6। ठीक है बच्चों, कैसे याद रखना, 2 3 4 5 यहां पे लिखोगे आप बच्चों, 5 यहां पे लिखोगे, 6 ये लिखा। ठीक है, वहां भी बताऊंगा वो क्यों 5 लिखा, अभी आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। 2 3 4 और यहां पे 5 वहां 6 यहां। तो इन्होंने 4326 स्पीसीज को अपनी इस बुक में पब्लिश किया था। तो बच्चों क्या बुक का नाम था, सिस्टेमा नेचुरे। क्या बुक का नाम था बच्चों, सिस्टेमा नेचुरे। चलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा नेचुरे। चलिए हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो यहां पे हम बात करते हैं डिस्क्राइब प्लांट स्पीसीज। कितनी प्लांट स्पीसीज बच्चों, यहां पे हमने 5 लिखा था, इस 6 का उल्टा कर दो बच्चों, 5900 5900 स्पीसीज। यहां हम बात करते हैं प्लांट स्पीसीज डिस्क्राइब की थी इन्होंने अपनी एक बुक में। क्या बुक का नाम क्या था बच्चों, स्पीसीज प्लांटेरम। अब बच्चों आपको ये कल क्लियर हो चुका है, जो कार्लस लीनियस ने 2 बुक्स दी थी, एक एनिमल पे एक प्लांट पे। कितनी स्पीसीज थी, 2 3 4 6 और 5 9 0 0। ये मैंने ट्रिक बता दिया किस तरीके से आपको याद रखना। चलिए बच्चों, एनिमल की बुक कौन सी थी, सिस्टेमा नेचुरे, और प्लांट्स की बुक कौन सी, स्पीसीज प्लांटेरम। तो इन्होंने जब ये इतनी प्लांट्स को डिस्क्राइब करा, क्लासिफाई करा, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली टैक्सोनॉमी में आ रही है बच्चों, है ना। ये टैक्सोनॉमी की स्टडी को या क्लासिफिकेशन की स्टडी को ही हम टैक्सोनॉमी बोल रहे थे। तो ये बच्चों इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या रखा गया बच्चों, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए बच्चों इसको उतारिए, फिर हम आगे चलते हैं। यहां पे हम बच्चों एक चीज देखते हैं, जो टैक्सोनॉमी है वो 2 तरीके की, पुराने टाइम पे टैक्सोनॉमी स्टडी की जाती थी और नवे टाइम पे टैक्सोनॉमी मतलब एडवांस जो टैक्सोनॉमी है वो स्टडी की जाती। फर्क क्या है ओल्ड टैक्सोनॉमी और न्यू टैक्सोनॉमी में, हम ये देखेंगे। यहीं पे हम टैक्सोनॉमी समझ रहे हैं तो हम यहां पे देखेंगे बच्चों ओल्ड टैक्सोनॉमी और न्यू टैक्सोनॉमी। न्यू टैक्सोनॉमी बोल सकते हैं बच्चों, न्यू टैक्सोनॉमी बोल सकते हो। चलिए बच्चों
अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्सोनॉमी में, ओल्ड टैक्सोनॉमी में क्या होता था, अगर हमें क्लासिफाई करना किसी ऑर्गेनिज्म को, कोई नया ऑर्गेनिज्म आपको मिला तो आपको क्लासिफाई करना, तो आप क्या देखते थे पुराने टाइम पे, लोग क्या देखते थे, या साइंटिस्ट क्या देखते थे, या बोटनिस्ट क्या देखते थे, अगर प्लांट की बात करें हम, तो वो क्या देखते थे बच्चों, उस ऑर्गेनिज्म के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कि वो दिख कैसा रहा है, कितने पैर हैं, कितने हाथ हैं, कितने अपेंडेजेस हैं, मतलब यही हो गया है ना। और हम अगर बात करें बच्चों उसकी अपीयरेंस कैसी है ना, वो सारी चीजें देख करके पहले क्लासिफाई करते थे उसको, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बट बच्चों न्यू टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, हमने हर तरीके के कैरेक्टर देखे, हर एक कैरेक्टर देखे, हर वेरिएशन इसमें देखी जाती है न्यू टैक्सोनॉमी में। ठीक है बच्चों, वेरिएशन भी देखी जाती है, साथ में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी यहां पे देखा जाता है न्यू टैक्सोनॉमी में। चलिए बच्चों हम यहां पे लिखते हैं, क्या था ये ओल्ड टैक्सोनॉमी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ, only on the basis of morphological character। मॉर्फोलॉजी का मतलब बच्चों क्या है, एक्सटर्नल जो दिख रहे हैं वो कैरेक्टर देखे जाते थे, इंटरनल कहीं पे स्टडी नहीं की जाती थी। बट जो न्यू टैक्सोनॉमी आई बच्चों, यहां पे क्या किया गया, यहां पे ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर आर स्टडीड, मतलब उसके हर कैरेक्टर, जैसे अगर हम बात करें सेलुलर बच्चों, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल तो देखेंगे ही हम, जेनेटिकल, इकोलॉजिकल एटसेट्रा। चलिए बच्चों यहां पे न्यू टैक्सोनॉमी में हर तरीके के कैरेक्टर देखे जाते हैं, ठीक है बच्चों, और साथ में यहां पे रिलेशनशिप भी देखा जाता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो न्यू टैक्सोनॉमी और ओल्ड टैक्सोनॉमी में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस क्या होता है। चलिए बच्चों अब इतना उतारो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों तो बच्चों टैक्सोनॉमी जो वर्ड है एपीडी कैंडोले ने दिया था और इनका जो फादर थे वो कार्लस लिनियस थे। बच्चों अब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, टैक्सोनॉमी में कैसे हम पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, चलिए बच्चों यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। हम अभी मैं नाम लिख देता हूं फिर हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कैरेक्टराइजेशन। फिर बच्चों क्या करेंगे हम, आइडेंटिफिकेशन। फिर बच्चों हम क्या करेंगे उसको, क्लासिफिकेशन। फिर बच्चों उसको नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए बच्चों एक एक को हम अच्छे से समझते हैं क्या है कैरेक्टराइजेशन। मान लीजिए बच्चों आप कहीं पे जंगल में गए हो, ठीक है, और आपको एक ऐसी स्पीसीज दिखी जिसको जो आप नहीं जानते कि कौन सी स्पीसीज है या जो पहले से डिस्कवर नहीं हुई है, तो आपको स्पीसीज दिखी, आपको बोला गया इसको आपने क्लासिफाई करना। तो सबसे पहले आप उसके कैरेक्टर देखोगे, अभी हमने बात करी थी कैरेक्टर देखेंगे, मॉर्फोलॉजिकल भी और दूसरे कैरेक्टर भी हम देखेंगे। तो मान लेते हैं आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही देख के उसको करना, तो आपने कोई स्पीसीज देखी, आपने उसके कैरेक्टर देखने शुरू कर दिए, तो उस कैरेक्टर को आप क्या कर रहे हो, नोट करोगे बच्चों, सिंपल सी चीज है, नोट करोगे। तो आपने वो कैरेक्टर उसके देखे और अपेंडेजेस हैं, ठीक है, आपने देखे बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, हेयर ऑन बॉडी, आपने देखा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो आपने लिख लिया वहां पे मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। आपने देखा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है तो आपने लिख लिया कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट। तो ये सारे आपने कैरेक्टर उसके लिख लिए। तो आपने इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, कैरेक्टराइजेशन में हम लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर कर रहे हैं, हम कैरेक्टर लिख लिए हमने क्योंकि हम किसी नवी स्पीसीज को डिस्कवर करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों अगर मैं पहली बात करूं इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम कैरेक्टराइजेशन में लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स।
हमने लिस्ट कर लिए। अब बच्चों हम आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, जो हमने कैरेक्टर लिस्ट करे हैं उन कैरेक्टर को हम किसी दूसरे नॉन स्पीसीज से मैच करेंगे। चलिए समझते हैं, कंपेयर करेंगे, समझते हैं इसको। मान लेते हैं बच्चों ये हम जो स्पीसीज डिस्कवर कर रहे हैं उस वो कौन सी स्पीसीज है, एक्स स्पीसीज, एक्स ऑर्गेनिज्म हम लिख लेते हैं, ये एक्स है ऑर्गेनिज्म। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं नॉन ऑर्गेनिज्म, जो पहले से डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है हम उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो अगर हम बात कर लेते ए, बी और सी, ये पहले से डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है। हमने देखा जो हमने इसके कैरेक्टर लिखे थे उसके वो लिखे हुए कैरेक्टर हम इनसे मैच कर रहे हैं। क्या ये कैरेक्टर इस ए के साथ मैच कर रहे हैं, हेयर ऑन बॉडी, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, तो हमने देखा नहीं यार ए के साथ तो मैच नहीं कर रहे। हम बी के पास गए तो फिर हमने बी के साथ देखा यार बी के साथ भी मैच नहीं कर रहे। सी के पास गए तो सी के साथ हमने देखा यार इसके साथ तो मैच कर रहे हैं थोड़े बहुत कैरेक्टर। तो हमने क्या करा, इस एक्स ऑर्गेनिज्म को सी के साथ कंपेयर करा तो सी के साथ मैच भी कर रहे थे। फिर हमने क्या करा, ये देखा कि सी के साथ मैच कर रहे हैं, क्या ये ऑर्गेनिज्म पहले से डिस्कवर तो नहीं है। अगर पहले से डिस्कवर होगा तो आपकी स्टडी खराब हो जाएगी जो इससे पहले आपने करी, आपको नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर। मान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म पहले से डिस्कवर नहीं है तो आपने इसको सी कैटेगरी में रख दिया कि हाँ ये कहीं ना कहीं सी के आसपास आएगा क्योंकि उसके कैरेक्टर सी के साथ मिल रहे हैं। चलिए बच्चों, अब आपने ये कर लिया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर करा, आपने कहा अब मैं इसको रखने का टाइम आ गया, मैं यहां पे रखूंगा। तो उसको रखना, अरेंज करना, बच्चों क्या है, अरेंज करना, अरेंजमेंट, अरेंज करना, ऑर्डर करना, उसी को तो क्लासिफिकेशन बोला था हमने। तो हमने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म को वहां पे रख दिया, सी में रख दिया, सी की एक नई क्लास बनाई हमने, ठीक है। तो सी में हमने रख दिया। फिर हमने बात करी बच्चों नॉमेनक्लेचर की। अब नाम देना जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन यहां पे ऐसा कि पहचान के लिए। अगर मैं बात करूं मैंगीफेरा इंडिका तो आपको पता है मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो। मान लो मैंगो का नाम ही ना रखा होता, आप जाकर के क्या बोलते कि मुझे क्या दे दो, तो वो मुश्किल हो जाता, तो इसलिए नाम रखा जाता बच्चों। तो ये जो स्पीसीज, नवी स्पीसीज डिस्कवर हुई है, इसका हम नाम रखेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों, नॉमेनक्लेचर। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये चारों स्टेप क्लियर हुए हों। एक बार मैं सम अप कर देता हूं। क्लास कैरेक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम उनके कैरेक्टर लिखेंगे, फिर उन कैरेक्टर को नॉन स्पीसीज के साथ, ये एबीसी बच्चों क्या है, नॉन स्पीसीज है, पहले से डिस्कवर, नॉन स्पीसीज, ठीक है बच्चों। उनसे कंपेयर करेंगे, जिस कैटेगरी में आएगा हम उसको वहां पे रखेंगे। उसमें रखना, अगर हमें नवी क्लास बनानी पड़ रही है या नवा ऑर्डर या नवा जीनस बनाना पड़ रहा है तो हम उसको बोलेंगे जो क्लासिफिकेशन। उसको क्लासिफाई कर दिया एक नवे ग्रुप में, ग्रुप और टैक्सा, ठीक है बच्चों। ग्रुप को ही हम टैक्सा बोलेंगे, हम पढ़ेंगे अभी टैक्सा क्या होता है। एक नवा ग्रुप बना दिया, तो नया ग्रुप बनाना मतलब क्लासिफाई कर लिया, उसको अरेंज कर दिया एक नए ग्रुप में। फिर बच्चों हमने क्या करा, उसका नाम भी देना जरूरी है। कई बुक्स में पहले नोमेनक्लेचर करते हैं, बाद में क्लासिफाई करते हैं, कई बुक में बाद में करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर हम क्या करेंगे, उसको नोमेनक्लेचर करेंगे, उसका नाम देंगे। आई होप आपको ये टैक्सोनॉमी के स्टेप समझ में आए हो, कैसे हम टैक्सोनॉमी करते हैं। चलिए बच्चों, इसको उतारो। फिर हम बच्चों बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, क्या होती है नोमेनक्लेचर। चलिए बच्चों, नोमेनक्लेचर हम लिख लेते हैं हेडिंग, नोमेनक्लेचर। बच्चों ये क्या है, इसमें हम नाम दे रहे हैं, नाम ऐसे नहीं, विद रूल्स दे रहे हैं नाम। बच्चों कैसे दे रहे हैं नाम, रूल के साथ, कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ रूल होंगे, उनके हिसाब से हम नाम देंगे। तो ये क्या है बच्चों, इट इज द साइंस, इट इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक नेम to an organism according to rules। बच्चों अकॉर्डिंग टू रूल्स, हम ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। ऐसा नाम होना चाहिए स्पेसिफिक, अकॉर्डिंग टू रूल्स। क्लियर है बच्चों, नोमेनक्लेचर में हम ये पढ़ेंगे। चलिए बच्चों अगर हम बात करें नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर दो तरीके का नोमेनक्लेचर होता। कैसा नोमेनक्लेचर होता, टू टाइप। एक बच्चों आपने
आपके घर पे या हमारे घर पे, सभी के घर पे चलता है, वो कैसा होता है, लोकल नेम। तो किसी भी चीज का लोकल नेम, कद्दू, घिया, तोरी, सब्जियों का है ना, आम, संतरे, जो भी हम फ्रूट्स के वगैरह नाम रखते हैं ना बच्चों, तो वो कैसे होते हैं, लोकल नेम। लोकल नेम, इनको और क्या बोलते हैं बच्चों, वर्नेक्युलर नेम। वर्नेक्युलर नेम। दूसरा बच्चों क्या होता है, साइंटिफिक नेम। और बच्चों आपको पता है ये लोकल नेम, जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम रख दिया, जैसे हम कॉकरोच की बात करते हैं ना, तो कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम, तो कॉकरोच का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है बच्चों, क्या है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। आप इंग्लैंड में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की, तो आपको वहां पे पता लगेगा साइंटिस्ट को, हाँ ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की स्टडी करने आया है, इसको पता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना क्या होता है। कॉकरोच की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको जाकर के बोलो भी मुझे, मैं कॉकरोच पे स्टडी की है जी, ये देख लो मैंने, वो कहेंगे पता नहीं कहां से आया ये, इसको मतलब साइंटिफिक नेम नहीं पता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें साइंटिफिक नेम जरूरी है, लोकल नेम हमें जरूरी नहीं है। ठीक है, बोटनिस्ट को या साइंटिस्ट को जरूरी नहीं है। बायोलॉजी में बच्चों साइंटिफिक नेम यूज होता है, लोकल नेम यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं यूज हो रहा वो मैंने बताया तुम्हें अभी। चलिए बच्चों और समझते हैं और क्यों नहीं यूज होता ये लोकल नेम। मान लेते हैं बच्चों एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है, जैसे हमने अभी बात करी, जो वीट है उसके अलग नाम है, कहीं गेहूं बोला जा रहा है और कहीं कणक बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर हम घिया की बात करें तो कहीं कद्दू बोला जा रहा है, ठीक है, कहीं उसको क्या कहते हैं उसे लौकी बोला जा रहा है ना बच्चों, एक का अलग अलग नाम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। दूसरी बात करते हैं बच्चों, एक नाम कईयों को दिया जाता है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो सोनू कईयों का नाम है, मोनू कईयों का नाम है ना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में या पूरे इंडिया में एक ही सोनू है, एक ही मोनू है, ऐसा नहीं है। तो कितनी कंफ्यूजन है। मान लेते हैं तुम्हारे घर में दो बच्चे हैं, है ना, ये हमारे घर में दो बच्चे हैं, एक मेरा भाई और एक मैं। ठीक है, पेरेंट्स ने बुलाया मोहित, दोनों का नाम अगर मोहित हो तो हम दोनों जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स ने किसको बुलाया ये कंफ्यूजन है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे तो कितने ऑर्गेनिज्म है, हम तो वहां पे दो ही हैं, यहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म, अभी हमने पढ़ा कितनी स्पीसीज है, 17 से 18 लाख स्पीसीज। तो भैया कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम जो नाम रखेंगे वो स्पेसिफिक नाम रखेंगे, यूनिक नाम रखेंगे, सिंगल नाम रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पे अगर लोकल नाम की बात करें हम, तो लोकल नाम कैसा होता है बच्चों, यूनिनोमियल। कैसा होता है बच्चों, यूनिनोमियल। मतलब क्या, एक वर्ड से मिलकर के बना। लोकल नाम कैसा होगा बच्चों, यूनिनोमियल। यूनिनोमियल। ठीक है, जैसे आम हो गया, है ना, मैंगो की बात करें, मैंगो एक नाम, एक वर्ड से मिलकर के बना। चलिए बच्चों और बात करते हैं बच्चों, ये कैन नॉट स्टडीड बाय या यूज्ड बाय बोटनिस्ट, बोटनिस्ट या साइंटिस्ट। बच्चों साइंटिस्ट इसको यूज नहीं करते। ठीक है बच्चों, और यहां पे ये रूल्स के हिसाब से नहीं दिए जाते। यहां पे बात करते हैं बच्चों, साइंटिफिक नेम जो होते हैं बच्चों, ये पोलिनोमियल भी हो सकते हैं, बायनोमियल भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये कैसे हो सकते हैं, पोलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। पढ़ेंगे अभी हम इनको। चलिए बच्चों ये बात करते हैं, ये अकॉर्डिंग टू रूल होते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू रूल्स used by scientist। One organism has unique name। वहां पे बच्चों एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम है और वो भी यूनिक है। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नाम हो सकते हैं और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के एक नाम भी हो सकते हैं, अगर हम यहां पे लिखेंगे। चलिए बच्चों, आई होप आपको इन दोनों चीजों में फर्क नजर आया हो। चलिए बच्चों, हमने स्टडी करना है साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम बच्चों मैंने अभी बताया दो तीन तरीके के होते हैं, पोलिनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। जो बच्चों पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर था उसमें क्या होता था, काफी सारे नेम होते थे, काफी सारे वर्ड्स होते थे। पोली मतलब बच्चों मल्टीपल, मल्टीपल वर्ड से मिलकर के नाम बना होता था और बाकी जो नाम होते थे, वर्ड्स होते थे, वो उसकी कुछ डिटेल भी देते थे।
चलिए बच्चों हम पढ़ेंगे बायनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, फिर हम पढ़ते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चों हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमें किन्होंने दिया था, कार्लस लीनियस ने। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमें कार्लस लीनियस ने दिया था बच्चों। चलिए हम बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चों किन्होंने दिया था, ये गिवन बाय कार्लस लीनियस। लिख लेते हैं यहां पे, गिवन बाय लीनियस। चलिए बच्चों ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है नाम से क्लियर है बच्चों, बाय मतलब टू, तो बच्चों इसमें दो वर्ड्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, दो वर्ड्स होंगे। ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होगा। यहां पे हम लिख लेते हैं हैव टू वर्ड्स। बच्चों इन दो वर्ड्स में से एक वर्ड क्या होगा बच्चों, जेनरिक नेम। एक वर्ड को हम क्या बोलेंगे, पहले वर्ड को क्या बोलेंगे, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम। दूसरे वर्ड को बच्चों क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट। चलिए बच्चों एग्जांपल से हम समझते हैं, हम इसके साथ में रूल्स लिखते हैं फिर हम समझते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो ये जो नाम लिखने के, ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर करने के बच्चों रूल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बच्चों, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। चलिए बच्चों भाई नाम रखना है किसी का, है ना, तो कुछ ही किसी रूल से रखा जाएगा, लोकल नेम नहीं चलेगा, ठीक है, कि सोनू मोनू रख दिया, ऐसा नहीं चलता बच्चों। यहाँ पे स्पेसिफिक रूल होते हैं, वही रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे पहला रूल क्या आएगा, ईच नेम हैव टू वर्ड्स। और दो वर्ड्स मैंने अभी ऊपर लिखाए हैं, कौन कौन से होंगे बच्चों, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। समझ आएगा बच्चों। यहां पे हम बात करते हैं सेकंड रूल की। जो नाम होगा वो कैसा होगा बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं इसलिए दो वर्ड्स आ रहे हैं, ट्राइनोमियल की बात करेंगे तो तीन वर्ड्स आएंगे। यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों जो नाम लिखा जाएगा वो कैसा होगा बच्चों, किस लैंग्वेज में होगा, लैटिन लैंग्वेज में होगा। क्यों होता है लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चों लैटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। अब डेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है सर, क्योंकि ये लैंग्वेज चेंज नहीं होती। मान लो हमने इंग्लिश में नाम रख दिया और इंग्लिश का जो वर्ड है वो मतलब इंग्लिश चेंज होती है ना, कभी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है, कभी वर्ड चेंज हो जाते हैं, तो इंग्लिश चेंज होती रहती है। पर जो लैटिन लैंग्वेज है वो कैसी है बच्चों, डेड लैंग्वेज है, चेंज नहीं होती। तो इसलिए नाम रखे जाते हैं वो कैसी लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। बच्चों यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेड लैंग्वेज। अब आपको मतलब पता लग गया डेड लैंग्वेज का क्या होता है। चलिए बच्चों अब हमने बात करी जो यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे गए हैं, दो वर्ड्स से मिल करके एक नाम बना। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों, मैंगीफेरा इंडिका। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने दो रूल्स देखे, कौन कौन से, दो वर्ड से मिलके बनाना चाहिए और बच्चों वो कैसी लैंग्वेज में होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। दो वर्ड्स हम लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पे, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए बच्चों ये जो दो वर्ड्स हैं बच्चों, पहला हमने बात करी कौन सा होगा बच्चों, जेनरिक नेम। दूसरा बच्चों कौन सा होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। अब बच्चों जी जेनरिक नेम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको डिनोट करता है, डिनोट जीनस, और ये डिनोट करेगा बच्चों स्पीसीज को। जैसे अगर हम बात करें ये मैंगीफेरा इंडिका की स्पीसीज क्या है बच्चों, इंडिका। जीनस कौन सा है इसका बच्चों, मैंगीफेरा।
ये हमें क्लियर होता है। ये फर्स्ट वर्ड है बच्चों, ये फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट, और ये सेकंड वर्ड है। हमने यही पढ़ा, दो वर्ड से मिलकर के बना होगा ये फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड। अब हम यहां पे एक और चीज देखते हैं, जो ये फर्स्ट वर्ड मिटा रहा हूं बच्चों नीचे में पहले, ये जो बच्चों फर्स्ट वर्ड है, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। बच्चों जिसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल। शुड बी स्मॉल, आपने ये ध्यान रखना बच्चों। अगले रूल की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करता हूं, इसको हम अलग कर लेते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा बच्चों? अगर ये हैंड रिटन है, जैसे मैंने अभी इसको लिखा है, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर ये हैंड रिटन है, हम इसको हाथ से लिख रहे हैं, तो बच्चों ये सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। जैसे अब ये ठीक है बच्चों, क्या होने चाहिए बच्चों? सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। यहां पे लिख लेते हैं थर्ड रूल हम, इफ हैंड रिटन ईच वर्ड शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे हम। चलिए बच्चों और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ट्रिटिकम, देखो बच्चों फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ट्रिटिकम एस्टिवम। अब बच्चों ये ट्रिटिकम एस्टिवम, ये हमारा सेकंड रूल के हिसाब से सही हुआ। कौन सा? कि जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कैपिटल। और सेकंड का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अगर हम थर्ड रूल की बात करते हैं बच्चों, ये सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए, क्योंकि मैंने हाथ से लिखा है। ये जो बच्चों ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसको वीट को बोला जाता है। यहाँ पे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में नाम नहीं आता, वैसे लिख रहा हूं, वीट को बोला जाता है। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका, ये बच्चों हाउस फ्लाई है। क्या है बच्चों? हाउस फ्लाई, जो घरों में फ्लाई होती है, मक्खी है ना, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। मस्का डोमेस्टिका। अब बच्चों ये सही है, तो यहां पे हमें क्लियर होता है ईच वर्ड क्या होना चाहिए बच्चों? सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट रूल हम लिखते हैं, अगर ये वर्ड प्रिंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? प्रिंट कर रहे हैं, तो ये इटैलिक्स में होने चाहिए, सिंपल नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों? इटैलिक्स में होने चाहिए। चलिए लिखते हैं, इफ प्रिंटेड दे शुड बी इन इटैलिक्स। उनको इटैलिसाइज हमें करना, ठीक है बच्चों। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए, ठीक है। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन होने चाहिए। चलिए बच्चों अब बात आती है, जिस बंदे ने वो नाम दिया, जिस साइंटिस्ट ने, जिस डिस्कवरर ने उसका नाम दिया, उसको क्या मिला? तो उसको एक एप्रिसिएशन देने के लिए या उसको रिकॉग्नाइज देने के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए कि किसने वो नाम दिया है, तो क्या करते हैं बच्चों? दो वर्ड्स के पीछे तीसरा वर्ड लगाया जाता है उस साइंटिस्ट का नाम। चलिए बच्चों लिखते हैं हम यहां पे, यहां पे लास्ट रूल है ये बच्चों, क्या है? साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट या डिस्कवरर नेम शुड be written after specific epithet, after specific epithet in abbreviated form। अब बच्चों इसको समझते हैं, क्या है बच्चों? यहां पे हम बात कर रहे हैं मैंगीफेरा इंडिका, है ना बच्चों। तो मैंगीफेरा इंडिका तो ठीक है, पर किसने डिस्कवर करा? मान लेते कि लीनियस ने डिस्कवर करा, कार्लस लीनियस ने, तो उनका नाम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा। और बच्चों ये कंप्लीट लीनियस नहीं लिखा है, एब्रीवेटेड फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है
क्लीनियस नहीं लिखा, कंप्लीट एब्रिवेटेड फॉर्म में। और इसको ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये ट्राइनोमियल है, नहीं बच्चों, ये ट्राइनोमियल नहीं है, नाम उस स्पीसीज का लिखा गया मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है बच्चों, ये जो नाम है, ये जो थर्ड वर्ड है, ये इसका साथ नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस स्पीसीज का नेम नहीं है, वो साइंटिस्ट का नेम है जो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ट्राइनोमियल के साथ कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें तो 3 वर्ड है, ये तो ट्राइनोमियल हो गया, नहीं। चलिए बच्चों, यहां पे जो थर्ड वर्ड है बच्चों, उसको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं। यहां पे जो थर्ड वर्ड है उसको लिखने के क्या रूल्स हैं? ये जो लेटर होगा, अगर साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो यहां पे लिखेंगे हम फर्स्ट लेटर शुड बी इन कैपिटल। बच्चों ये अंडरलाइन भी नहीं होगा, शुड नॉट बी अंडरलाइन, क्योंकि अगर अंडरलाइन होगा तो ये इसके साथ ही हो जाएगा ना, तो ये स्पीसीज का नाम हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखते, शुड नॉट बी अंडरलाइन। तो आपको ये याद रखना है, जो साइंटिस्ट का नाम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखा जाएगा और वो अंडरलाइन नहीं होगा, और उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा और वो एब्रिवेटेड फॉर्म में होगा, कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों होप आपको ये 5 रूल समझ आए होंगे। पहला रूल क्या है बच्चों? जो ये वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना, जो ये नाम है 2 वर्ड से मिलकर के बना। पहले वर्ड को क्या बोला बच्चों हमने? जेनरिक नेम। दूसरे वर्ड को क्या बोला? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है बच्चों, जेनरिक नेम जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होगा। दूसरे रूल की बात करें बच्चों, ये जो वर्ड लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं, वो किस में होने चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। तीसरे वर्ड की बात करें, अगर हम उसको हाथ से लिख रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए? सेपरेटली अंडरलाइन होने चाहिए। चौथे बात करें फोर्थ की, तो हम बात करें अगर वो प्रिंटेड हैं तो वो इटैलिक्स में होने चाहिए, इटैलिसाइज्ड होने चाहिए। अगर हम बात करें साइंटिस्ट के नेम की, तो साइंटिस्ट का नाम हम लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर कंप्लीटली समझ आया हो। चलिए बच्चों, हम थोड़े से कुछ और वर्ड इसके साथ जो टर्मिनोलॉजी है वो समझते हैं। तो बच्चों यहां पे अगर हम टर्मिनोलॉजी समझे तो एक टर्मिनोलॉजी है सिनोनिम्स। यहां पे मैं थोड़ा मिटा रहा हूं बच्चों, सिनोनिम। तो बच्चों मान लो 2 साइंटिस्ट अलग अलग जगह पे एक ही चीज को स्टडी कर रहे थे, एक ही चीज को डिस्कवर कर रहे थे। दोनों ने डिस्कवर करा, दोनों ने नाम दिया, एक ने कुछ अलग नाम दिया, दूसरे ने कुछ अलग नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब दोनों ने साइंटिफिक नाम दिया। अब ये बताओ कि वो नाम जो दिया गया, दो नाम तो हम रख नहीं सकते। हमने पहले पढ़ा कि नाम तो एक ही होना चाहिए, 2 नाम हम नहीं रख सकते। तो बच्चों साइंटिस्ट ने जो नाम दिया, तो किसका नाम हम माने और किसका ना माने? तो बच्चों क्या होगा? जो पहले डिस्कवर हुआ होगा, जो थोड़ा भी टाइम पहले डिस्कवर किया गया, जिसने पहले पब्लिश करा उसको, या जिसने पहले बताया कि मैंने ये स्पीसीज डिस्कवर करी है, ठीक है, उसका नाम दिया जाएगा उस स्पीसीज को। और दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? सिनोनिम्स होगा। बात समझ में आती है क्या बच्चों? तो यहां पे हम लिखेंगे सिनोनिम। सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? व्हेन टू नेम इज गिवन, 2 और मोर। बच्चों यहां पे लिखेंगे हम 2 और मोर नेम इज गिवन टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, वन विच इज प्रपोज्ड फर्स्ट। जो बच्चा पहला नाम होगा, जो पहले प्रपोज किया गया है, वो वैलिड होगा, बाकी को हम क्या बोलेंगे? सिनोनिम वैलिड। एंड अदर आर, अदर जितने भी होंगे उसके बाद जितने भी डिस्कवर होंगे, अदर आर नॉन एज सिनोनिम। चलिए बच्चों, कि यहां पर दो नाम दे दिए गए एक ऑर्गेनिज्म को 2 साइंटिस्ट के द्वारा, तो एक को हम क्या बोलेंगे? वो वैलिड होगा, वो चलेगा हर जगह, और दूसरा नाम क्या होगा बच्चों? सिनोनिम्स की तरह हम यूज करेंगे।